दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी अजीब सी बात है जब देश की न्यायाधीश प्रणाली जो है वही करप्शन से घिर जाए, मानसिक करप्शन से और पैसों के करप्शन से, तो फिर इस देश का आगे क्या होगा? क्योंकि यही एक ऐसा स्तंभ है जिस पर अब लोगों की नजरें हैं कि कैसे ये देश को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन एक एक करके जिस तरह से ये विश्वास भी धराशायी हो रहा है, उसके बाद कोई खास उम्मीद बचती दिखती नहीं है। रंजन गोगोई के बाद जिस तरह सवालों में गिरे डीवाई चंद्रचूड़, उसके बाद अब जब एक एक करके जजेस के बारे में उनका खाका खुल के सामने आ रहा है, तो चिंता इस बात की है कि आने वाले वक्त में यही जजेस अभी भी जो लोगों के जीवन का फैसला कर रहे हैं या आगे और बड़ी पोजीशन पर जाएंगे और करेंगे फैसला। आखिरकार ये करप्शन इनके अंदर कौन ला रहा है? ये सोच का करप्शन, ये पैसे का करप्शन, और अगर इतने करप्ट ये रहे तो वाकई में आगे क्या तस्वीर हमारे देश की होने जा रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीपी राय हमारे साथ हैं। उन्हीं से समझेंगे इस बात को और जानेंगे कि आखिर कैसे, सर ये बड़ा सवाल है कि कैसे इस देश के जो जजेस हैं वो एक करप्शन में ऐसे लिप्त हो रहे हैं जो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये करप्शन इनकी कहाँ जाकर खत्म होगी। चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो स्टेटमेंट हो जो कि महिलाओं के साथ बदसलूकी और रेप के जघन्य जैसे अपराधों को लेकर के, वो भी तब जब अब हम देख रहे हैं कि कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम ये राज्य बहुत बुरे बुरे रेप केसेस को साक्षात देख चुके हैं कि क्या परिस्थितियां हुई हैं। उसके बाद ऐसे उनके स्टेटमेंट्स आना, दूसरी तरफ जज के घर में अच्छा नोट मिल जाना और फिर उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज देना, तो ये तो अपने आप में काफी नहीं है ना सर? ये सब तो बड़ी दस्तक है कि अब जो हो रहा है उसमें रिवर्स गियर नहीं मिलने वाला है सर। विनीता, बहुत अफसोस की बात है। हमने आपने चंद्रचूड़ को लेकर के बहस शुरू किया था उनके नियुक्ति से। उनकी नियुक्ति के बाद मैंने कहा था कि मैंने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखा है और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वो न्याय करेंगे और देश में एक नई लकीर खींचेंगे पुराने चीफ जस्टिस के उस खराब कारनामे के बाद, और सारा देश उम्मीद से देख रहा था। लेकिन चंद्रचूड़ साहब शायद जितने विवादास्पद होकर के गए, वो इस देश के इतिहास में एक खराब अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तो सच है कि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जज साहब जहाँ बैठे होते हैं उसके बगल में पेशकार बैठा होता है और वो तारीख डालने का वहीं पर शुरू में 4-5 रुपए लेता था। अब कितने रुपए लेता मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत दिनों से कोर्ट में गया नहीं हूँ। और उसी मंच पर ही जहाँ जज साहब बैठे होते हैं उसी के बगल में पेशकारों पैसे लेता जाता है। ये दस्तूर लगातार हम लोगों के देखते देखते शुरू से लगातार वो देखने को मिलता रहा है। ये अफवाहें तो उड़ती रही हैं भ्रष्टाचार की, लेकिन अभी जो पिछले 2 दिन में हुआ है 2 अलग अलग जगह पर, एक तरफ इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज का ये बयान कि किसी लड़की का अगर नाड़ा तोड़ दिया गया, अगर उसके स्तन पर को पकड़ के खींचा गया और उसको खींच के अगर पुलिया के नीचे ले जाया गया तो ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। जज साहब कहना क्या चाहते हैं? क्या उनका यह बयान हिंदुस्तान की करोड़ों की आबादी जो बेटाओं और बहनों की है, क्या उनका अपमान नहीं है? क्या यह बयान उन सबको पीड़ित करने, उन सबको डराने वाला बयान नहीं है? जज साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई और शब्दावली भाषा इस्तेमाल कर सकते थे। हो सकता है कि कानून की भाषा में बलात्कार कुछ हो जाने के बाद माना जाता हो, लेकिन जो हुआ उसका नाड़ा काट उसका तोड़ के फेंक दिया गया, उसके स्तनों को दबाया गया और लड़की को खींच करके पुलिया के नीचे ले जाया गया। बचा क्या था? ये तो उसकी किस्मत है कि वो बाल बाल बच गई और उस पर बलात्कार करने का प्रयास का आरोप तो ही है, लेकिन बाकी भी जो कुछ है वो एक स्त्री की, एक बहन की अस्मिता का, उसकी इज्जत का, उसका सवाल है। और इस पर तो और बड़ा दंड देने के बजाय जज साहब का ये फरमान सुना देना, ये मुझे तो नहीं लगता कहीं से न्याय संगत है और इस देश की माताओं बहनों का बहुत बड़ा अपमान है ये। उधर दिल्ली में एक जज साहब के घर में आग लग गई। अग्निशमन वाले वहां पहुंचे आग बुझाने के लिए। आग बुझाते बुझाते जब एक कमरे में गए तो वहां उनको नोटों की गड्डियां नजर आई जो करोड़ों में है। और जब ये बात उजागर हो गई, उन नोटों की गड्डियों के आधार पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बजाय
उनसे पूछताछ करने के बजाय, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बजाय, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बजाय उनको उल्टे इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, उनको अपने घर भेज दिया गया, पुरस्कार दे दिया गया। ये जुडिशरी में हो क्या रहा है? एक तरफ पीढ़ियां गुजर जा रही हैं, एक पीढ़ी मुकदमा कायम करती है कि घर या जमीन या खेत मेरा है, यह बगीचा मेरा है, दूसरी तीसरी पीढ़ी गुजर जा रही है, फैसला नहीं हो पा रहा है। आज ही मैं लखनऊ के अखबार में देख रहा था एक दुकान के बारे में, एक महिला का, कि 35-36 साल हो गया, 35-36 साल बाद जाकर के कोई फैसला हो पाया या नहीं हो पाया। उसकी आज चर्चा थी कि दुकान उसकी है या नहीं है, मकान उसका है या नहीं है। तो 35-36 साल आदमी कैसे काटेगा? और जुडिशरी इतना लंबा समय ले रही है, इसका निदान तो उसको खुद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस लोग अक्सर तमाम तरह के भाषण देते हैं, तमाम तरह की चिंताएं व्यक्त करते हैं। उन चिंताओं में इन केसेस की लंबी लंबी डेट पढ़ने, मैं भी एक मामले को जानता हूं। मेरे जानने वाले एक सज्जन है जिनकी जमीन अपनी है, जबरन कोई काबिज है, और वो लीगली कहीं से भी दूसरे की जमीन नहीं है। सारे कागज, सारे प्रमाण मेरे जानने वाले के पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद 7 साल हो गया, तारीख पर तारीख पड़ रही है। अभी भी उस पर जज साहब 15 दिन, 20 दिन, महीने भर की तारीख डाल देते हैं। फैसला क्यों नहीं करते आप? जब अदालत में कागज जो रखे गए वो बोल रहे हैं कि उस कागज के आधार पर यह जमीन फला की है और दूसरे आदमी ने उस पर सिर्फ कब्जा कर रखा, वो कब्जा अवैध है, तो आप निर्णय क्यों नहीं करते उस पर? और क्या जानना आपको, और आपको क्या कागज और सबूत चाहिए? तो ये जो हालात है जुडिशरी को लेके, आखिर इंसान भरोसा किस पर करता है? इंसान या तो ईश्वर पर भरोसा करता है कि ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर रक्षा करेगा, या फिर जुडिशरी पर भरोसा करेगा कि जुडिशरी से न्याय मिलेगी। जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगी जमीन पर, तो जुडिशरी से न्याय मिलेगी, और जमीन पर न्याय नहीं मिलेगी तो आसमान में ईश्वर न्याय करेगा, जिस न्याय को किसी ने देखा नहीं है। ये लोगों की आस्था और विश्वास है। लेकिन उस विश्वास को कितनी बुरी तरह से जुडिशियल सिस्टम ने हिलाया है, और उसके बाद फिर वो एक मुकदमा कायम कर देते हैं अपने खिलाफ मानहानि का। वो एक, उनके पास एक हथियार है कि जुडिशरी के बारे में आपने कुछ कहा नहीं, कि आपने मुकदमा कायम किया, आपके ऊपर जुर्माना लगाया, आपको जेल भेज दिया, आपको सजा दे दी। ये उन्होंने एक हथियार ले रखा है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता तो सबके साथ लागू होती है। अगर वो पारदर्शिता कार्यपालिका के साथ है, व्यवस्थापिका के साथ भी है, तो न्यायपालिका के साथ भी है। पारदर्शिता तो सबकी, सभी पर लागू होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और जनता आपसे सवाल क्यों ना पूछे कि आपने क्या क्यों नहीं किया। क्यों, अगर आप अदालतों में केस लंबित रख रहे हैं, इतने लंबे लंबे समय तक क्यों रख रहे हैं? आखिर 2-3 तारीखों में फैसले क्यों नहीं कर दे रहे हैं? जब फैसले कागजों पर होने हैं और कागज आपके पास आ गया, वो कागज बता रहा है कि ये 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से, या जो भी खसरा खतौनी होती है, उसके आधार पर वो कागज किसी एक आदमी के पक्ष में जाता है, तो उस पर निर्णय क्यों नहीं करते? सामने वाले से एक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं मांगते? उसका ऑब्जेक्शन क्या है? वकील लोग बहाना बना करके डेट पर डेट लेते चले जाते हैं कि आज मैं तैयार नहीं हूं, कोई झूठे और कागज लगाते रहते हैं, और कोई भी बीमारी का बहाना बना देते हैं और उस पर डेट लेते जाते हैं, और जज साहब को भी सहूलियत लगती है, डेट पर डेट डालते जाते हैं, निर्णय नहीं लेते। सिवाय उन मामलों को छोड़ के, जब कोई मामले बड़े चर्चित हो गए, एकाध बलात्कार वगैरह के, और बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चित मामले हो गए, ऐसे मामलों में जरूर कुछ देखने को मिला है कि जुडिशरी ने 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में फैसला सुना दिया फांसी की, आजीवन कारावास की। वहीं पर यह सवाल उठ जाता है जब उस मामले में आपने 5-7 दिन में फैसला सुना दिया आजीवन कारावास या फांसी की, तो बाकी मामलों में भी 7 दिन का फैसला क्यों नहीं हो सकता? ये सब बड़े सवाल मेरी था। इस वक्त मैं जो बातें कह रहा हूं, ये बड़े मन में दर्द लेके कह रहा हूं। ये दोनों घटनाएं बड़ी दर्दनाक हैं। ये दोनों घटनाएं जुडिशरी के आत्मचिंतन का विषय है। इसमें पूरे जुडिशियल सिस्टम को, उन लोगों के भी अपनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायाधीश सारे लोग बैठते हैं, एक पुलिस और उनकी मिली जुली कॉन्फ्रेंसेज भी अलग अलग प्रदेशों में होती है। ये आत्मचिंतन का विषय है। वो खुद चिंतन करें कि वो कर क्या रहे हैं। अगर उन्हीं की साख नहीं बचेगी, न्याय नहीं बचेगा, तो फिर इंसान जाएगा कहाँ? और जब न्याय हो जाना बंद हो जाता है तो इंसान न्याय अपने हाथ में ले लेता है, उसको अपराध कहते हैं, उससे बेतहाशा अपराध बढ़ते हैं। में तो फिर एनआरकी आ जाएगी। अगर वही मैं कह रहा हूँ, विश्वास खत्म हो जाता है, ऐसी चीजें करेगी तो क्या होगा? वही कह रहा हूँ कि जब न्याय होना बंद हो जाता है तो लोग न्याय का अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको अपराध कहते हैं। फिर तो हर आदमी इसको कहते हैं जंगल का न्याय, जिसको जो करना होगा वो करेगा। अभी आपने देखा कि एक पत्नी ने और उसके प्रेमी ने मिल करके अपने उसके पति को मार दिया। उसका जो चाकू घोंपा, वो जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं वो आश्चर्यचकित हैं
कि इस तरह से चाकू घोंपा हुआ, उनको आश्चर्य हो रहा था। फिर उसको टब में डाल करके उसके ऊपर से सीमेंट पानी डाल करके उसमें जमा दिया, उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े में काट करके। और वो जब अदालत वहां से जब वो अदालत के ले जाए गए, तो चाहे वो वकील हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे लड़के वालों के परिवार वाले लोग हों, यहाँ तक कि लड़की की माँ ने भी कहा कि मेरी बेटी को फांसी लटका दो। वो सारे के सारे लोग ये कह रहे थे हमारे सौंप दो, हम अभी न्याय कर देते हैं। क्यों कह रहे थे कि हम अभी न्याय कर देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी है, उन्होंने कहा भी कि आप पता नहीं कब तक न्याय करेंगे, कितने साल ले लेंगे, आप कितना न्याय करने में टाइम लगाएंगे, हमको दीजिए, हम अभी न्याय कर देते हैं। सवाल इस तरह के आए क्यों न्याय कर देने के? इसलिए आए कि उन्होंने सवाल उठा दिया कि जुडिशरी पता नहीं कब न्याय करेगी और कैसे न्याय करेगी। ये परिस्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी सभ्य देश के लिए ये परिस्थिति किसी हालत में अच्छी नहीं मानी जा सकती। आज की दोनों ही घटनाएं जुडिशरी के नाम पर कलंक है। इसमें जुडिशरी को अपने खुद आंख बंद करके सोचना चाहिए, आपस में चर्चा करके सोचना चाहिए, और नीचे से ऊपर तक इसमें बहस होनी चाहिए कि क्या जुडिशरी से भी सवाल उठाना क्या वाजिब नहीं है कि उनसे सवाल उठाए जाए? क्या उनके फैसलों पर भी सवाल उठाए जाए? क्या उनके फैसलों पर भी बहस होनी शुरू हो? क्या उनके फैसलों पर भी इसी तरह से टीवी डिबेट होनी शुरू हो? क्या वे जरूरी नहीं हो गया अब आज के जमाने में उनके कर्मों को देखते हुए? इसलिए विनीता, मैं आज ये बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ ये सारी बातें, कि मेरे मन में दर्द है, क्योंकि मैं गांधीवाद में और लोकतंत्र में दोनों में यकीन करता हूँ, और मुझको दोनों ही खतरे में दिखलाई पड़ रहे हैं। जी विनीता जी। सर, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये दोनों चीजें, एक तो बड़ी बात है इसमें मानसिकता, ऐसी मानसिकता जो एक औरत की अस्मिता को नहीं समझ रही है, वहीं दूसरी ऐसी मानसिकता जो कि नोट पर चल रही है। अगर ये दोनों मानसिकता, अब इसको किसको दोष दिया जाए? कोई सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे संबंध होने को लेकर दोष दिया जाए, या व्यक्ति का आचरण अब एक खुले माहौल में इस तरह से निकल रहा है कि उसे कोई डर नहीं है किसी चीज का? मतलब जुडिशरी में लोगों में जज का डर होता है कि फैसला सुनाएगा, लेकिन जज में भी तो किसी का डर होता है ना सर? जज में दो चीजों का डर होता है। एक, वो जो शपथ लेता है जज बनने के समय, उसका डर होता है, नैतिकता का डर होता है, नौकरी का डर होता है, प्रमोशन का डर होता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक डर और होता है, मुझे उस डर की चिंता है कि वो जज लौट के अपने घर भी तो जाता है, घर में जाने में पत्नी मिलती होगी, बेटी मिलती होगी, बहन मिलती होगी, लोग मिलते होंगे, वहां भी तो जाता होगा। इस तरह के फैसले सुनाने के बाद जब कोई जज अपने घर में जाता होगा, तो कैसे आंख मिलाता होगा अपनी बहन अपनी बेटी से? कैसे उसको किस निगाह से उसका व्यवहार खुद घर में इतना अच्छा ना हो, हम तो उसे जज समझ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष खुद में एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो उसके घर वाले भी उससे, जरूरी नहीं है ना कि हर जज एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था को सोचते हुए ही अपने जीवन को भी उसी आधार पर चलाता रहा होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि आज की दोनों घटनाएं बड़ी अलार्मिंग हैं। आज की दोनों ही घटनाएं बहुत बड़ी अलार्मिंग घटनाएं हैं। इसके ऊपर निश्चित तौर पर बहस होना बहुत जरूरी हो गया है। इसके ऊपर बहस, बड़े पैमाने पर बहस जरूरी हो गया समाज में, देश में, और संसद के अंदर भी इस पर बहस होनी चाहिए। मैं तो अपील करूंगा, अगर ऐसे मामले हैं जो कि संसद आपके चैनल के माध्यम से अगर लोग सुन रहे हो, कुछ सांसद लोग सुन रहे हो, विधायक लोग सुन रहे हो, मैं तो उनसे कहूंगा कि कल इस पर जो अर्जेंट मोशन होता है, अर्जेंट की सारी चीजें रोक के पहले इस पर बहस की जाए। वो जो नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत इन दोनों मुद्दों पर बहस संसद में होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इसमें सांसदों को बरी नहीं किया जा सकता। जी सर, इसमें बड़ा सवाल ये है कि कैसे इस चीज को खत्म किया जाएगा, इस तरह के भ्रष्टाचार को, क्योंकि यही तमाम तस्वीरें याद दिला रही हैं कैसे संसद में भी नोट कांड हुआ था, या जज के घर में नोट कांड हो रहा है। तमाम ये चीजें सवाल खड़े करती है हमारे उस समाज पर जो हमें दशा और दिशा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।